आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद औरंगज़ेब और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर पर खुश आमदीद। आज हम लोग एनएमडी कैट सीरीज़ का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा पीएमसी चैप्टर नंबर 1 का ही पहला लेक्चर है। और पीएमसी चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास वो है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, जिनमें हमारे पास फोर्स, रेस्ट और मोशन, जो कि आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास फोर्स क्या चीज़ है। बेटा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर उसको स्टॉप करवा देती है, यानी या उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करवा देती है या उसको रोक देती है। उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। उसके अलावा अगर इसी फोर्स को आगे लेके चलते हैं या इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं रेस्ट एंड मोशन की। अब रेस्ट क्या चीज है? रेस्ट में बॉडी जो होती है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती। और किस लिहाज से पोजीशन? अपने सराउंडिंग के लिहाज से, यानी अपने जो उसका माहौल होगा जहां पे वो बैठा होगा, अगर उसके लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो बॉडी जो होगा वो रेस्ट में होगा। और इसी तरह अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को चेंज करे तो वो बॉडी होगा मोशन के अंदर। बेटा, इसको आगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के अंदर, और इससे मुतल्लिक जो हमारे पास बेसिक एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये आपके पास डिस्टेंस क्या चीज होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है। बेटा, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब जाहिर बात है उसके रास्ते के अंदर कहीं मोड़ भी आ जाएंगे, कहीं टर्न भी आ जाएंगे, लेकिन उसने जितना फासला कवर किया उसकी जो लेंथ होगी उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन इसके बरक्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा, बाज़ दफा बच्चे सिर्फ यहीं तक डेफिनेशन लिख देते हैं, वो समझते हैं ये डेफिनेशन काफी है। बेटा, अगर यही काफी होती तो फिर मुझे एक बात बताएं कि इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में फर्क क्या रहा। अब यहां तक तो है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ जब तक आप डायरेक्शन का जिक्र नहीं करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आपको डायरेक्शन मालूम हो तो फिर हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती? बेटा, अगर हम किसी सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, सपोज कहीं पे मोड़ आ जाती है, वहां पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, और जिस चीज की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती वही तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात बेटा, जिस चीज की स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो या जिसकी डायरेक्शन ना हो उसको हम लोग कहते होते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जबकि जिसकी डायरेक्शन हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर डायग्राम के जरिए से इसको हम लोग देखें, इसको स्टडी करें, तो हमारे पास डायग्राम्स कुछ इस तरह से आएंगी जो आप लोगों के सामने है। अगर डिस्टेंस की डायग्राम देखी जाए, सपोज हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस के दरमियान हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए की पोजीशन को बताने के लिए जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर ए, जबकि पॉइंट बी की जो पोजीशन है इसको बताने के लिए जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास वेक्टर आर बी। अब बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक कुछ इस तरह से फासला कवर करे, मीन जिग जैग उसका। अब बेटा जरा देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है तो इसकी डायरेक्शन ये, और यहां पे होगा तो इसकी डायरेक्शन ये। अब देखें, आप खुद देख लें, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? नहीं है। अगर किसी चीज की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह अगर हम यहां पे आए तो ये हमारे पास वही 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी।
बेटा एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर आर ए है, जबकि बी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो हम पोजीशन वेक्टर यहां पे हम लोगों ने ड्रॉ किया वो हमारे पास है आर बी। अब बेटे आर हम यूं कह सकते हैं ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो हमारे पास ये वाला है, जिसको हम बेटा यहां पे कह देते हैं डेल्टा आर। और बेटा याद रखिएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। बाज़ दफा जब बच्चों से पूछा जाए भाई ये रिलेशन कैसे है, या सिंपली मैं यूं कहूं उनसे पूछा जाए कि भाई आप हमें रिजल्टेंट वेक्टर, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर बता रहे कौन सा है, बच्चे फौरन ही कहेंगे कि सर डेल्टा आर जो है ये पोजीशन वेक्टर, यानी हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। आप लोगों ने हेड टू टेल रूल के अंदर एक रूल पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है हमारे पास जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो और जिसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। लेकिन डेल्टा आर को देखिएगा, क्या इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन है? नहीं, ये तो आर ए के हेड के साथ ज्वाइन है, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर हो ही नहीं सकता। फिर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? आर बी। कैसे? जरा आर बी को देखें, इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ, जबकि इसका हेड जो आपके पास डेल्टा आर है उसके हेड के साथ ज्वाइन है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? रिजल्ट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, अगर मैं सिंपली अगर आप लोगों को समझाऊं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो जितने भी वेक्टर्स हों, यहां पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये आर ए और डेल्टा आर, ये इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है, यानी आर ए प्लस डेल्टा आर। और यहां से सिंपली हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला, तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। सो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन आता है। याद रखिएगा, अगर वो आपसे पूछ भी ले कि इस तरह की डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। अब बेटा इसी से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है, सपोज जैसे मैंने यहां पे एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, आपके पास सपोज ए पॉइंट के उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, बेटा उसने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और वो है हमारे पास 2 और 5, जबकि बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और वो है हमारे पास 7 और 4। वो हमें कहता है आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। नीचे बेटा मैंने ऑप्शन दे दिए, अल्फा ऑप्शन -1 5, बीटा ऑप्शन 5 -1, सी ऑप्शन है हमारे पास -5 1 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 1 -5। बेटा जी आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी ये क्लियर होते जाएं। अब बेटा इसको जरा सॉल्व करते हैं। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, मैंने आपको बताया ए पॉइंट के लिए जो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर यूज किया था उसको हम चलो यहां पे अगर R1 या यूं कह सकते हैं आर ए कह देते हैं, जबकि इसको मैं कह देता हूं आर बी। अब देखिए बेटे कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 5। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, बेटा पहले वाला जो होता है वो हमारे पास आई के साथ, इसको यूनिट वेक्टर आई के साथ क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, दूसरे वाला जो होता है वाई एक्सिस पे, इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर जे। अगर तीसरा होता तो उसके साथ हम के लगाते क्योंकि वो जी डायरेक्शन के अंदर होता। तो बेटा हमारे पास यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको लिख दिया पहले वाले को 2i और प्लस 5j हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह आरबी को अगर आप लोग देखते हैं, आपके पास पहला 7 है और दूसरा 4 है, ये बन जाएगा 7i प्लस 4। हमें क्या चीज चाहिए? हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा आर। और डेल्टा आर किसके इक्वल होता है? आर ए माइनस बी, या यहां पे मैंने लिखा हुआ है R2 माइनस R1, मैं यहां पे लिख देता हूं आर बी माइनस आर ए। अब बेटा जरा देखिएगा हम क्या करते हैं, डेल्टा आर को अगर जब निकालते हैं यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो बेटा सिंपली मैं आपको बताऊं, आई वाली को आई वाली से माइनस कर दें, बी को बी वाली से माइनस कर दें। तो यहां पे जरा देखिएगा हमारे पास 7i है, इसमें से माइनस करें 2 को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5i। और जरा यहां पे देखिएगा हमारे पास यहां पे है क्या चीज, हमारे पास यहां पे मौजूद है 4 और यहां पे आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -1। तो जरा देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 5i माइनस j। तो बेटा देखिए आपको जब उसने क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म के अंदर दिया है, तो आपने बेटा जी जो आंसर करना है उसका वो भी आपने कोऑर्डिनेट फॉर्म में करना है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आया है वो कितने आए? 5 और -। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू था कि अगर इस तरह से आ जाए। अच्छा बेटे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने फाइंड आउट, अच्छा उसके अलावा बेटा यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया, उसने जस्ट डिस्प्लेसमेंट कहा। अगर वो आपको कहे कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालें तो ये मैग्नीट्यूड तो नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो आपके पास बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगी अंडर रूट 26। अगर कोई यूनिट्स नहीं है तो उनके साथ आप लिख देंगे यूनिट्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको आप लोगों ने जहन नशीन करना आप लोगों के लिए लाजमी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा एक याद रखिएगा कि अगर डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस देखा जाए तो बेटा जी वो कभी भी जीरो नहीं होता। मीन सपोज मैं आपको यूं कहूं कि अगर यहां पे जरा देखें, ये मैंने यहां पे डिस्टेंस के लिए ड्रॉ किया हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हमने उसको फेंका, 5 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करके गया, और जब वो दोबारा वापस नीचे आएगा तो कितना कवर कर गया, 5 मीटर। तो अब हालांकि उसी पॉइंट पे वापस आ गया, लेकिन बेटा याद रखिएगा इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। तो याद रखिएगा डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी जीरो। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, देखिए बेटे एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, जो डिस्टेंस होता है उसको हमेशा पॉजिटिव लेते होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऊपर की तरफ फेंका 5 मीटर, नीचे की तरफ आया 5 मीटर, टोटल 10 मीटर। ये 10 मीटर कैसे हुआ भाई, ये 5 मीटर, ये उसको प्लस किया आपने इसके साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 10। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे उसकी डायरेक्शन जो मर्जी हो, तो डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा आपके पास नेगेटिव हो सकता है। वजह मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी जीरो। ये बेटा जीरो कैसे हो सकते हैं जरा देखिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ, देखे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, वो दोबारा वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी उसका इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो सेम है, तो फिर अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप कहोगे सर जीरो। कैसे जरा देखिएगा, ऊपर की तरफ फेंका आपने +5, जब नीचे की तरफ आया तो -5, तो +5 -5 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी जीरो। अच्छा जी उसके बाद आपके पास है यहां पे मैंने कुछ चीजें भी हैं वो भी जरा देख लीजिएगा। वो कहता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हम मूविंग ऑब्जेक्ट का केस पढ़ रहे हैं। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कैसे होगा बेटा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है तो जो उसका डिस्टेंस होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे कब, जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। सपोज वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रहे, मैं आपको यूं एग्जांपल दूं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीन कोई पॉइंट हमने बना दिया सर्कल के ऊपर ए पॉइंट, अब ए पॉइंट से चला और दोबारा ए पॉइंट पे वापस आ गया। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर उस सर्कल का सरकमफेरेंस जो होगा वो उसका डिस्टेंस होगा, और वो हमारे पास आता है 2πr। अब आपको यह भी पता है कि जब वो दोबारा वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। मीन हम यूं कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी आ सकता है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस जीरो हो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जाहिर बात है मोशन की वजह से उसका, यहां पे क्योंकि उसने कंडीशन ली है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज इम्पॉसिबल कि डिस्टेंस जो हो वो आपके पास जीरो हो जाए और डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो। तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अगली बात अगर हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि अगर आपके पास डिस्टेंस जो हो वो जीरो ना हो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एग्जांपल दिया। बेटा कोई भी क्लोज पाथ हो, कोई भी क्लोज पाथ हो, जैसे सर्कुलर पाथ है आपके पास क्लोज पाथ है,
देखिए बेटे, ऑब्जेक्ट मैंने सपोज उस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट बना दिया, जैसे कि मैं यहां पे बना देता हूं। आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, यहां पे मैंने एक पॉइंट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट ए से दोबारा ए पे वापस आ गया। जब ए पे वापस आया, मैं आपसे पूछूं भाई इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप कहोगे कि सर 2 पाई आर इसने डिस्टेंस कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। यही तो बात पूछ रहे हैं। तो बेटे अगर कोई क्लोज पाथ आ जाए तो याद रखिएगा उसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस तरह की कंडीशंस फॉलो करता है। अच्छा, इससे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों ने डिस्कस करनी है। जरा देखिएगा, एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी बेटे? या तो वो इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो, बीटा ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू 1 हो, बेटा आपके पास चार्ली ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 हो, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 1। पहली बात ये कि अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटे? मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है इस तरह से मूव कर रहा हो कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो जितना उसका डिस्टेंस उतना उसका डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ जाएगा 1। एक तो पहली बात तो ये कि वो 1 के इक्वल हो सकता है, यानी रेशो जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज हम यूं कह देते हैं कि ये एक तो ये हमारे पास, अगर बेटा वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है तो बेटा याद रखिएगा हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो अब दो चीजें आप लोगों के सामने आ गई, क्या? एक तो बेटा वो इक्वल होगा और दूसरा वो ग्रेटर होगा, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने ना डिस्प्लेसमेंट के साथ ये नहीं कहा कि कोई, मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है। अब ऑप्शन जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर उसका आंसर कीजिएगा। मैंने लिखा इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ऑप्शन ए 0, बीटा ऑप्शन नॉट 0, सी ऑप्शन यूनिटी, डेल्टा ऑप्शन मे और मे नॉट बी 0। अब कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे? नॉट 0 लगा देंगे, वो ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो तो 0 होता ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, क्योंकि मैंने मोशन और रेस्ट को तो डिस्कस किया ही नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो बेटा यहां पे मैंने आखिरी ऑप्शन जरा देखें, मे और मे नॉट बी 0। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0, उसका डिस्टेंस भी 0, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो उसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा ऑप्शन के मे और मे नॉट बी 0। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इन केस ऑफ हाफ सर्कल, अगर हमारे पास हाफ सर्कल हो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो विल बी, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा आपके पास जरा देखिए, पहले हमारे पास ऑप्शंस मैं यहां पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है पाई बाय 2, ऑप्शन सी है 2 पाई और डी ऑप्शन है 2 पाई बाय 3। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही बनता है। बेटा मैंने सर्कल बना दिया और हमें क्या चाहिए? हाफ सर्कल। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पे, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? आप कहोगे सर हाफ सर्कल डिस्टेंस कवर किया। तो हमें चाहिए क्या? हमें बेटा चाहिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो। तो इसलिए सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जरा डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा? वो आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। वजह बेटा पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, लेकिन क्योंकि हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई आर। और ये क्या है बोला? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए से बी, यहां से यहां तक आर और फिर यहां से यहां तक आर,
तो बेटा यहां से यहां तक ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया, 2r। तो हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 2। तो ऑप्शन बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, इसी तरह का एक और एमसीक्यू है बेटा, वो ये है इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब आपके पास अगर क्वार्टर सर्कल है बेटे, क्वार्टर सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल के केस में वो कहता है डिस्टेंस टू बेटा ये भी ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट की हम रेशो देख रहे हैं ये बेटा इसका मतलब होता है ये जो दो लाइनें लगाई हुई है और वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब होता है कि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का रेशो हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा इन केस ऑफ क्वार्टर। अब हाफ नहीं है बल्कि क्वार्टर है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ए से मूव कर रहा है और बी पे पहुंचा, ए से बी तक उसने जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी आप लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। आपको पता है पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाय 2। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा ये बनेगा और ये आपके पास आ जाएगा डी। अगर ये डी आ गया, हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है बेटे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा। और बेटे आर का 2r का स्क्वायर बन जाएगा, 2r स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल, अंडर रूट 2 आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब हम लोगों ने रेशो निकालनी है। ऊपर हम लोगों ने डिस्टेंस लिख दिया, नीचे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। बेटे वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशो आ जाएगी किसके दरमियान, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो। उसके अलावा एक और एमसीक्यू है बेटे, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ग्राफ बना हुआ है बेटा, हमारे पास वाई एक्सिस पे बेटा स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है। जब हम मतलब फाइंड कर रहे होंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम स्पीड यूज कर लेंगे, जबकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसके लिए हम वेलोसिटी यूज कर लेंगे। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें देता होता है क्या चीज देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, ये ग्राफ है आप लोगों के सामने, यहां आपके पास स्पीड भी हो सकती है, यहां पे वेलोसिटी भी हो सकती है। अब वो आपको कहता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, जबकि आपने डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। यानी इस पूरे ग्राफ के अंदर डिस्टेंस अगर हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो वो कितना होगा, और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो वो आपके पास कितना होगा। और क्वेश्चन किस तरह से है, वो कहता है कि आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, यानी पहले आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और फिर आपने डिस्टेंस की वैल्यू। जरा ऑप्शन में देखिएगा, अल्फा ऑप्शन में भी दो आपके पास मतलब पार्ट्स हैं, मतलब 16 और 8, बीटा में देखें 8 और 16, सी में देखें 8 8, डी में देखें 16 16, यानी यूं कह सकते हैं इसमें एक डिस्प्लेसमेंट है और एक डिस्टेंस, और आपने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें पहले डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो और बाद में डिस्टेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो आपके पास मतलब आंसर मैच हो रहे हो, बच्चे गलती कर लेते हैं, वो पहले यहां पे डिस्प्लेसमेंट कह रहा है और आप पहले यहां पे देख लें कि डिस्टेंस निकाल दें, तो बेटा ये भी आप लोगों के पास गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इन सबको जरा चेक कर लेना है कि उसने पहले क्या पूछा है और बाद में क्या पूछा है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, सबसे पहले आप इन सारों के आपने एरिया फाइंड आउट कर लेने। बेटा आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ए बी सी ओ, आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सारे पहले इन तीनों का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है और डिस्टेंस कैसे निकालना है। सो सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ। बेटा यहां पे देखें, लेंथ अगर हमारे पास 4 है, विड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 8 मीटर।
इसी तरह CDEFC, इसका अगर एरिया निकालें तो बेटा जरा देखिएगा, यहां से यहां तक 2 मीटर और यहां से यहां तक ये भी देखिए -2, तो 2 -2 आंसर आ जाएगा -4। इसी तरह फिर बेटा FGHI, इसका एरिया निकालें तो बेटा ऊपर की तरफ यहां पे देखें तो आपके पास 2 और यहां से यहां तक ये आपके पास कितना बनता है 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 × 2 आंसर आ जाएगा 4 मीटर। थोड़ी देर पहले मैंने बेटा आप लोगों से डिस्कस किया कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए बेटे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेंगे। बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जितने भी एरियाज आए ना उनका सम ले लें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, उसमें साइन जैसे थे वैसे के वैसे लिखने हैं। मीन अब देखिए पहले का इसका एरिया जो आया था वो आपके पास आया 8 मीटर, मैंने 8 लिख दिया। दूसरे का एरिया -4 लिख दिया, और तीसरे का देखें तो आपके पास +4 तो मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ एरियाज विद साइन, तो आपके पास ये बन जाएगा 8 मीटर। लेकिन बेटा जब हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं तो डिस्टेंस में बेटा नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव होता है उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ एरियाज विद पॉजिटिव साइन, यानी जितने भी एरिया निकले उनके साथ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लगाना, तो आपके पास बन जाएगा 8 + 4 ये आंसर आ जाएगा आपके पास 16। तो ये बेटा आपके पास देखें डिस्प्लेसमेंट आ गया और यहां पे आ गया डिस्टेंस। ऑप्शन कौन सा बनेगा, बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा हम लोगों ने इस तरह से इसको देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, आखिरी एमसीक्यूज हमारे पास है, वो है कि ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। इसके दो मेथड्स हैं, एक लेंथी मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। मैं दोनों बता देता हूं आपको जो आसान लगे, लेकिन लेंथी पे बेटा टाइम काफी सारा लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट जो है वो आसान भी है और जल्दी हो भी जाएगा। अब जरा देखिएगा पहला एमसीक्यूज है क्या, वो कहता है एक बंदा है, वो यहां से चलता है और जाता है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ सफर करने के बाद वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ से वो ट्रैवल करता है 8 किलोमीटर साउथ की तरफ, फिर साउथ से वो दोबारा किस तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है 3 किलोमीटर। अब वो कहता है कि आप लोगों ने बताना यह है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और किस डायरेक्शन में कवर किया, ये आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ लिख देना है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, इसको यहां पे आप लोगों ने वेक्टर की फॉर्म में आपने लिख देना है। तो सबसे पहले जरा देखें ईस्ट किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। कौन से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो मैंने ये वेक्टर जरा देखें, मैंने ईस्ट की तरफ कितना ड्रॉ किया, 5 किलोमीटर ड्रॉ किया। उसके बाद दोबारा वो कहता है कि उसने 2 किलोमीटर का सफर तय किया, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। जरा देखें मैं वही वेक्टर 2 किलोमीटर का किस डायरेक्शन में ले गया हूं, नॉर्थ की डायरेक्शन में ले गया हूं। फिर तीसरी बात वो कहता है कि नॉर्थ से, यानी यहां से वो 8 किलोमीटर, यानी यहां से टोटल 8, लेकिन यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो हमारे पास बनेगा वो 6 किलोमीटर बनेगा। अच्छा एक तो ये आ गया। उसके बाद फिर दोबारा वो कहता है कि 3 किलोमीटर किस तरफ है, ईस्ट, यानी यहां से 3 किलोमीटर। ये बेटा आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसी को बेटा मैं अलग करके लिखूं जरा, तो कैसे लिखूंगा जरा देखें। 5 किलोमीटर वाला, ये 5 किलोमीटर वाला, देखें 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बना रहे हैं। तो बेटा मैं इसको क्या करूंगा, इसमें से ज्यादा में से कम को निकाल दूंगा और वेक्टर वो ड्रॉ करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उस डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ करूंगा। तो ये 8 वाला, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम, तो डायरेक्शन ये वाली आएगी। तो 8 में से 2 को माइनस करें तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। यहां ड्रॉ करने के बाद जरा यहां पे देखें, यहां से दोबारा बेटा कितने किलोमीटर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, मैंने भी किस तरफ, ईस्ट की तरफ लिख दिया। अब बेटा जरा खुद देखिएगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 और 3 8 किलोमीटर। बेटा 8 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये आ गया। अब ये वाला जो होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वही आपके पास परपेंडिकुलर, यही आपके पास बेस, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, जरा डायरेक्शन देखिएगा बेटा, इस डायरेक्शन में क्या था, ईस्ट, नीचे वाली डायरेक्शन में क्या था, साउथ। तो बेटा हम क्या लिखेंगे,
10 किलोमीटर और कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये तो था बेटा एक थोड़ा सा लेंथी सा मेथड था, लेकिन हम लोग चलेंगे शॉर्टकट मेथड की तरफ। अब बेटा शॉर्टकट बिल्कुल आसान सा है, जैसे जैसे वेक्टर्स जिस जिस डायरेक्शन में है वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। जरा देखिएगा बेटा, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस की तरफ है, और बेटा एक्स एक्सेस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई। मैं क्या करूंगा, सिंपली 5 के साथ आई लगा दूंगा, यानी 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में। उसके बाद फिर देखिएगा 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। नॉर्थ के लिए नॉर्थ किस डायरेक्शन में, वाई एक्सेस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ है, तो मैं क्या लिखूंगा, +2y। लेकिन उसके बाद अगर देखें 8 किलोमीटर किस तरफ आ रहे हो, नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ आ रहे हो, तो उसके लिए हम -8j लगा देंगे। फिर आखिर में देखें दोबारा किस तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, कौन से पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैंने क्या लिख दिया, 3i लिख दिया। ये आ गया बेटा। अब इसको जरा सॉल्व कर लें बेटा, 5 + 3 8 और -8 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 6। तो बेटा जी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 किलोमीटर, और कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। बेटा आप लोग ये वाला शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, क्योंकि वहां पे एमसीक्यूज के लिए इतना टाइम नहीं होगा, तो जितना आपको इजी लगे और जो आसान वे हो उसमें आप लोग कर लीजिएगा। ये था आपका आज का लेक्चर जो कि हमारे पास था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी और उससे मुतल्लिक जो ग्राफ्स वगैरह होंगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।